जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 5 करेंगे जो 2023 में आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे 69 बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस और बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम होंगे 2023 में उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, पहला हम लोग आज सेट 5 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में कह रहा है 70 में सर्वप्रथम ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया के द्वारा प्रारंभ हुआ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। थर्ड पॉइंट है क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। फोर्थ पॉइंट है ग्लाइकोलाइसिस चक्र कोशिका दर में संपन्न होता है। तो पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है 1, 2 और 4। सेकेंड ऑप्शन बी में है 2, 3 और 4। थर्ड में है 1, 3 और 4। फोर्थ में है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो बताइए क्या होगा आपका। पहला स्टेटमेंट में है सर्वप्रथम ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया के द्वारा प्रारंभ हुआ, ये सही है हमारा। दूसरा पॉइंट है कोशिकीय शोषण के अंतर्गत क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है, ये भी सही है। क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ये भी सही है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र कोशिका दर में संपन्न होता है, ये भी सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा, क्या हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 ये चारों सही है हमारे। ठीक है, ये चारों क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। 71 में देखिए तंत्रिका तंत्र मानव की भ्रूणीय अवस्था में विकसित प्रथम तंत्र होता है। याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र जो है मानव की भ्रूण अवस्था में विकसित प्रथम तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई, यूनिट पूछ रहा है, इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाती है। याद रखिए, ये कभी कभी पूछा जाता है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है, तो बहुत जगह न्यूरॉन दिया जाता है, बहुत मैचिंग में पूछा जाता है या डायरेक्ट भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आप क्या बताए, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका बताइएगा। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है केवल 1, सेकेंड ऑप्शन में है केवल 2, सी में है 1 और 2 और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा। क्या तंत्रिका तंत्र मानव की भ्रूण अवस्था में विकसित प्रथम तंत्र है, बिल्कुल है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहलाती, बिल्कुल कहलाती है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है हमारे। ठीक है, ये पहला है जो भ्रूण अवस्था में विकसित प्रथम तंत्र है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और इसकी इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहलाती है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 72 में है मस्तिष्क जिम्मेदार है, देखिए मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए और उपयुक्त तीनों के लिए। बताइए तीनों सही है, मतलब तीनों के लिए है, सोचने के लिए भी है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी है और शरीर के संतुलन के लिए है। बताइए तो, चलिए बताइए इसका क्या होगा। इसका हो जाएगा हमारा, ये तीनों सही है, सोचने के लिए भी है जिम्मेदार, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी है जिम्मेदार और शरीर के संतुलन के लिए भी क्या है, जिम्मेदार है। देखिए मस्तिष्क संबंधित हम कुछ पॉइंट देखते हैं। मस्तिष्क का भार जो है क्या है, कभी कभी 1350 से 1450 क्या है ग्राम होता है। ठीक है, दूसरा इसका प्रत्यारोपण नहीं होता मस्तिष्क का, इसका प्रत्यारोपण
नहीं होता। थर्ड में है इसका अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, न्यूरोलॉजी कहलाता है, मस्तिष्क का। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग देख लिए। अब आगे देखते क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, इसका भार देख लीजिए, 1350 से 1450 ग्राम है। इसका प्रत्यारोपण नहीं होता है मस्तिष्क का, और इसका अध्ययन स्टडी जो है न्यूरोलॉजी से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं पाया जाता है। सेकंड में है जीव की लंबाई बढ़ने पर इनकी लंबाई भी बढ़ती है। जैसे जैसे जीव की लंबाई बढ़ेगी उसकी भी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, इसी में पॉइंट आता है, ये शरीर की लंबी कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का आवेग को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका आवेग को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाने की कार्य करती है। ये तीन है, तो कह रहा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। 1 और 2, बी में है 1 और 3, सी में है 1, 2 और 3, डी में है 2 और 3। बताइए कौन सा सही है। तो देखिए पहला में है तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही है। जीव की लंबाई बढ़ने पर, जैसे जैसे जीव की लंबाई बढ़ेगी उनकी लंबाई भी बढ़ती चली जाएगी। अतः शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है ये। शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, तंत्रिका कोशिका होगा। चलिए ये भी सही है। तंत्रिका कोशिका आवेग को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। तो त्वचा होगा, त्वचा होगा, हृदय, मस्तिष्क, स्प्रिंट हो गया, और नेत्र। तो बताइए कौन सा होगा। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। तो त्वचा, हृदय, मस्तिष्क और नेत्र, कौन सा होगा बताइए कौन सा होगा। वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, मस्तिष्क। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है मस्तिष्क के ऊपर 3 परतें होती है। मस्तिष्क के ऊपर 3 परत होती है, 3 परत होती है। अब ये 3 कौन सा है, ये 3 है ड्यूरोमेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर। दूसरा है आरके, आर्केनोइड। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, यह पियोमीटर। तीसरा है पियोमीटर। देखिए 3 मस्तिष्क में 3 परतें होती है। कौन सा है, एक आता है ड्यूरामेटर, दूसरा है आर्केनोइड और चौथा है पियोमीटर मेटर। ठीक है, पियोमीटर, ड्यूरामेटर, आर्केनोइड और पियोमीटर। ठीक है, ये होता 3 परतें होती है। ठीक, चलिए 74 का हो गया। अब हम लोग चलते हैं 75 का देखने। 75 में है मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में बढ़ जाती है, जाड़ों में घट जाती है, गर्मियों में बढ़ जाती है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। कौन सा, मानव शरीर
का तापक्रम, ठीक है, टेम्परेचर। बताइए क्या होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा डी। ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, ठीक है। कभी कभी इसका मानव शरीर का तापक्रम पूछ दिया जाता है, कितना डिग्री है, कितना फ़ारेनहाइट है, कितना सेल्सियस है, ठीक है, कितना ड्यूमर। तो इसका हम देखते हैं। देखिए शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में। इसके बाद 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है आपका, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। चलिए थर्ड में केल्विन में क्या सा होता है? 310 केल्विन, 310 केल्विन, ठीक है। और र्यूमर में कितना हो जाएगा? 28 नहीं 29.6 होगा। 29.6 र्यूमर होगा, ठीक है, डिग्री। आप देखिए ये तो हो गया आपका वैल्यू, शरीर का तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट में, ये सेल्सियस में हो गया। ये 310 केल्विन हो गया और 929.6 हो गया। आप कहिएगा इसको निकालने का क्या तरीका है, कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सबको दिखाते हैं आपको। फॉर्मूला क्या है? C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू फ़ारेनहाइट हो गया केल्विन, K-273/5 और ये हो गया र्यूमर में R/4। ये टेम्परेचर का है कंपेयर, ठीक है। देख लीजिए C/5 F-32/9 K-273/5 इक्वल R/4, ये आपका टेम्परेचर का है, ठीक है। आप इसमें पुट कीजिए किसी का भी वैल्यू, आपको अगर ये फ़ारेनहाइट का निकलना है तो आप 37 पुट करके देख लीजिए, आपका निकल जाएगा। 98.6 फ़ारेनहाइट निकालिए, केल्विन में पुट करके देखिए निकल जाएगा, ठीक है। आप देखिए मैं केल्विन में निकाल के दिखाता हूं, आपको कंपेयर करता हूं केल्विन और सेल्सियस को, ठीक है। तो क्या है? C/5 इक्वल टू K- 5 है। तो देख लीजिए 5 कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू कितना हो गया? K-273। C का वैल्यू कितना डिग्री हम माने? आपका 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा? 37 डिग्री इक्वल टू K-273। तो देखिए ये नेगेटिव है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 37 प्लस 273 इक्वल टू K हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 310। तो 310 केल्विन निकल गया। देखिए 310 केल्विन निकल गया। इसी में तापक्रम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट इक्वल होता है। सेल्सियस और कभी कभी पूछा जाता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होता है कितना डिग्री टेम्परेचर पे? तो ये होगा -40 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर पे आपका इक्वल हो जाएगा। -40 डिग्री टेम्परेचर पे क्या इक्वल हो जाएगा? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, इसी से तापक्रम से कहा जाए, इसको नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल या नियंत्रण कौन करता है? तो देखिए आपको ये इसमें से 3 पॉइंट होगा। एक तो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। दूसरा आपका हो गया यकृत, ठीक है, यकृत हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, फेफड़ा। और कभी कभी पूछा था कौन सा ग्रंथि इसको कंट्रोल, ग्रंथि में भी पूछा जाता है, तो क्या होगा, अधिविक्र ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, या एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि ये नियंत्रण करता है, ठीक है, कंट्रोल। ये सॉरी, आप पे देखिए तापक्रम में कितना पॉइंट हो गया आपका, एक तो हो गया कि ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। इसका अगर आपका वैल्यू पूछ दिया जाए तापक्रम का, समान मनुष्य का तापक्रम, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दूसरा फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और केल्विन में 310 हो जाएगा, और र्यूमर में 29.6 र्यूमर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला देखते हैं, टेम्परेचर का C/5 इक्वल F-32/9 इक्वल K-273/5 इक्वल टू R/4। आप देखिए इसको कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस, यकृत, फेफड़ा और अधिविक्र ग्रंथि। ये चारों आपके जो पॉइंट है ये पूछा गया है सभी एग्जाम में, कौन कौन नियंत्रित करता है। और ये वैल्यू तो बराबर किसी भी आप जाइएगा, अगर तापक्रम संबंधित क्वेश्चन होगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर दिया जाएगा। अब फिजिक्स में इसका तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से वैल्यू निकालने के लिए, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस में, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए, कभी भी आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, र्यूमर में, ये याद रखिए। C/5 F-32/9 K-273/5 इक्वल टू R/4, ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1450 ग्राम होता है, ठीक है। मानव में आवेग का संचारण समांतर 130 से 150 मीटर पर सेकंड पाया जाता है। थर्ड है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो बताइए। केबल 1, केबल 2, सी में है 1 और 2, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई, नन ऑफ दी। तो बताइए कौन सा सही है। अभी आपको बताए थे पीछे क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन में कि आपका वजन जो भार जो है मस्तिष्क का कितना था, 1350 ग्राम से 1450 ग्राम। इसको केजी में भी कर सकते हैं, 1.35 केजी, कहीं कहीं 6 लिखा होता है, कुछ भी होगा, 1350 से 1450 ग्राम तक है। मानव में आवेग का संचारण समांतर 130 से 150 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए तो कौन सा होगा सही, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 होगा, ठीक है, 1 और 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। अब चलते 77 पे। 77 में है, कैसेरुक रज्जु, कैसेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, ठीक है, कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। इसी को स्पाइनल कोड बोलते हैं, स्पाइनल कोड, ठीक है, क्या बोलते हैं स्पाइनल कोड। इसमें कह रहा है कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, जोड़ी, पेयर, ठीक है। तो बताइए, एक में है 13, दूसरा में है 31, तीसरा में है 12 और चौथा ऑप्शन में है 33। बताइए कौन सा होगा, बताइए तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कितनी तंत्रिका निकलती, कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, वो निकलती है 31, 31 निकलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है इसको ये जो नियंत्रित करता है रिफ्लेक्शन,
एक्शन। क्वेश्चन पूछा जाता है स्पाइनल कॉर्ड किसको नियंत्रित करता है, रिफ्लेक्शन एक्शन या प्रतिवर्ती क्रियाओं को, प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। याद रखिएगा। कभी कभी क्या पूछा गया, केसरुक रज्जु या स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, 13, 31, 12 और 33। 31 निकलती हो गया। कंट्रोल, रिफ्लेक्शन एक्शन, या इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। रिफ्लेक्शन एक्शन को ये नियंत्रित करती है स्पाइनल कोड, ठीक है। 2 पॉइंट इसमें आ गया। इसकी जोड़ियां क्या, बार बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में और रेलवे में, बीपीएससी में भी 2 बार पूछा गया है, और ये यूपीएससी यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। इसको नियंत्रित कौन करता है, तो प्रति रिफ्लेक्शन स्पाइनल कोड को तो रिफ्लेक्शन एक्शन के द्वारा नियंत्रित, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, केसरुक रज्जु स्पाइनल कोड नियंत्रित करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पॉइंट स्टेटमेंट में, किसी आवेग का तंत्रिका में संवहन एक विद्युत रासायनिक क्रिया होती है। दूसरा है, मानव शरीर की पेशियों की गतियां पर नियंत्रण करने का कार्य अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम करता है। तो बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2 और 1, 2 और डी ऑप्शन में इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन करता है, नियमन केंद्र है, बताइए। क्या कह रहा है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरिब्रम और है पोन्स। बताइए कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा, बताइए। सेरिब्रम को परम मस्तिष्क भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश शब्द है, बताइए कौन सा होगा, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरिब्रम या पोन्स। बताइए क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिएगा ये जो है सेरिब्रम परम मस्तिष्क, ये सबसे बड़ा मस्तिष्क का हिस्सा होता है, सबसे बड़ा भाग, ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, हिस्सा होता है, ठीक। होता है ये आईक्यू पावर, चेतना शक्ति और स्मरण शक्ति, ठीक है। ये क्या होगा, सेरिब्रम जो परम मस्तिष्क जो है सबसे बड़ा हिस्सा होता है मस्तिष्क का, ये आईक्यू पावर, चेतना शक्ति, स्मरण शक्ति को नियंत्रित करता है, ठीक है। कौन, सेरिब्रम। कौन नियंत्रित करता है, आपका सेरिब्रम नियंत्रित करता है, ठीक है। ये हृदय संबंधी
ये जो है मेडुला ऑब्लांगा, ये हृदय संबंधी क्रिया को नियंत्रित करता है और निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। ठीक है, चलिए 79 हो गया, चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में क्या किया है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में अवस्थित है? तो अग्र मस्तिष्क, मेडुला, मेरुरज्जु और हाइपोथैलेमस। बताइए, ये सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का, इसी में प्रमस्तिष्क आता है, सेरिब्रम। कभी कभी पूछे सबसे बड़ा भाग, तो आपका अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, बताइए कौन सा है? परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में अवस्थित है? अग्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु, मेडुला, हाइपोथैलेमस। कौन सा है बताइए? हाइपोथैलेमस। कौन सा होगा ऑप्शन? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या होता है? तापमान, मानव के तापमान को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तापमान को भी ये नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। क्या करता है? तापमान को भी नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? तापमान, भूख, प्यास, देखिएगा तापमान को, भूख प्यास, भूख प्यास सबको ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। नींद चक्र और पीयूष ग्रंथि इसी के द्वारा स्त्रावित, पीयूष ग्रंथि स्त्रावित होता है, नींद चक्र भी नियंत्रित होता है। किससे? हाइपोथैलेमस से। किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। कौन का? भूख प्यास, नींद और पीयूष ग्रंथि स्त्रावित होता है हाइपोथैलेमस से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 80 हो गया। चलिए 80, अब चलिए 81। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन केंद्र होता है, अभी जस्ट बताए थे, तो ये बिल्कुल सही है। मेडुला ऑब्लांगाटा शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 में है निम्न युग्मों से कौन सा सही नहीं है? कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, सोचने समझने की क्षमता, हाइपोथैलेमस, तापमान, भूख प्यास, ठीक है, निंद्रा और पीयूष ग्रंथि। ठीक है, मद मस्तिष्क, गुस्सा, हत्या, अपहरण, अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम बोलते हैं, दौड़ना, नाचना, बोलना और मेरुरज्जु शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं, अभी जस्ट पढ़े हैं। ठीक है, तो कौन सा है सही नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका मेरुरज्जु, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? सही नहीं है। यहां क्या हो जाएगा? मोडला, ठीक है, मेडुला, घाटा हो जाएगा। ठीक है, ऑब्लांगेटा हो जाएगा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरुरज्जु की जगह। तो देखिए प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम सोचने समझने की क्षमता को नियंत्रित करता है, ये सही है। हाइपोथैलेमस तापमान, भूख प्यास, निंद्रा, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्थापित होता है, निंद्रा को ये नियंत्रित करता है, ये सारा। मद मस्तिष्क गुस्सा, हृदय और अपहरण को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम दौड़ना, नाचना, बोलना ये होता है। और मेडुला से शरीर के अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
83 में है अनुकंपी तंत्र। अनुकंपी तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह रक्त में ग्लूकोज की कमी कर देता है। यह रक्त में ग्लूकोज की कमी कर देता है। दूसरा पॉइंट है, यह हृदय की धड़कन में वृद्धि कर देता है। थर्ड है, यह लार के स्राव की दर को कम कर देता है। ठीक है, यह लार के स्राव की दर को कम कर देता है, कम कर देता है। ये आंखों की पुतलियां को, ये आंखों की पुतलियों को फैलाने और रोंगटे खड़े होने का कार्य करता है। कौन? अनुकंपी तंत्र। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1, 3 और 4, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 4 और डी में है 1, 2, 3 और 4। तो बताइए कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा अनुकंपी तंत्र के बारे में? यह रक्त में ग्लूकोज की कमी कर देता है, यह हृदय की धड़कन में वृद्धि कर देता है, यह लार के स्राव की दर कम कर देता है, यह आंखों की पुतलियों को फैलाने और रोंगटे खड़े होने का कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा है? 1, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 और 1, 2 और 4 और 1, 2, 3 और 4। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये चारों सही, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें से कुछ अलग फैक्ट हम लोग देखते हैं। अगर कभी पूछ दिया जाए आपसे मानव की सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा? मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो है त्वचा। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो वो है यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? वो है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, आपके आंख में आंसू आ जाते हैं किस ग्रंथि के? लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, चौथा पूछा जाता है आपका आंख का कौन सा भाग को हम देख सकते हैं? ठीक है, तो वो है आपका कौन सा? बताइए, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं पहले, फिर अगला पॉइंट में हम बताते हैं कुछ और पॉइंट। 84 में है अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? हृदय, विकृत, फुफ्फुस या यकृत? बताइए। अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? हृदय, विकृत, इसी को किडनी बोलते हैं, विकृत को, और गुर्दा भी बोलते हैं, यकृत और फुफ्फुस। बताइए कौन सा होगा? यकृत होगा। ऑप्शन सी। देखिए यकृत से कुछ पॉइंट देखते लेते हैं। ये फाइब्रिनोजन का उत्पादन करता है, निर्माण करता है। हिपेरिन का भी करता है। ठीक है, हिपेरिन का करता है। ये तापमान का नियंत्रण करता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ा भाग है शरीर का, सबसे बड़ा भाग वाला वो है यकृत। ठीक है, चलिए ये 4 से 5 पॉइंट है यकृत से संबंधित, और आगे जो यकृत से संबंधित होगा उसमें से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। पहले ये 4 पॉइंट हमने बता दिया। तो ये पहला जो 84 का क्वेश्चन है, अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो हृदय है, विकृत है, फुफ्फुस है, यकृत है। आपको कभी कभी हृदय से पूछा जाता है, हृदय संबंधित कुछ पॉइंट हम बता देते हैं। हृदय को धड़कने में 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 से 75 बार। ठीक है, अगर सेकंड में पूछा जाता है तो एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए भ्रूण अवस्था में कितना बार धड़कता है? तो 150 बार।
अगर आपको पूछा जाए 1 महीने के बच्चों में कितना बार धड़कता है तो 100 बार। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। ठीक, और हृदय का जो भार होगा 300 ग्राम होगा। ठीक, हृदय संबंधित हमने कितना पॉइंट बता दिया है? हृदय संबंधित आपने 5 पॉइंट बता दिए। कौन कौन? हृदय का धड़कना जो है, धड़कता जो है हृदय एक स्वस्थ मनुष्य में 72 से 75 बार प्रति मिनट। ठीक है, एक बार धड़कने में समय लेता है 0.8 सेकेंड का। भ्रूण अवस्था में धड़कता है धड़कन, वो है आपका 150 बार 1 मिनट में, 150 प्रति मिनट। और 1 मंथ के बच्चों में 100 बार प्रति मिनट या 100 पर मिनट होता है। ठीक है, ये आपका 5 पॉइंट हमने बता दिया हृदय संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकृत वजन सामान्यतः 140 से 150 ग्राम होता है तथा इनका रंग हल्का भूरा लाल होता है। ठीक है, विकृत की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई विक्राणु या नेफ्रॉन कहलाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। किडनी का इकाई कौन सा है? ठीक है, वो नेफ्रॉन है। ठीक है, या विक्राणु। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? तो एक कारा की किडनी का, या किडनी कर सकते हैं, विकृत कर सकते हैं, या गुर्दा कर सकते हैं, तीनों एक ही है। ठीक, उसका सामान्य जो भारी है वो है वजन 140 से 150 ग्राम, इस रेंज में दिया गया है। ठीक है, इनका रंग हल्का भूरा लाल होता है। विकृत गुर्दा या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई विक्राणु या नेफ्रॉन कहलाती है। और कारा किसमें से कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है। ये क्या है? ये दोनों सही है। इसलिए हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 1 और 2 दोनों हमारे सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब 86 क्वेश्चन देखते हैं। 86, पित्तरस हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्तरस विटामिन के संश्लेषण में भाग लेता है। थर्ड है, यकृत द्वारा ही पित्त स्त्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। फोर्थ पॉइंट है, पित्त का रस पित्ताशय में जमा होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये चारों पॉइंट पित्तरस या पित्ताशय से संबंधित है। ठीक है, पित्तरस जो है पहला दिया है, पित्तरस हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। जैसे 7 से ऊपर जाएंगे वो क्षारीय होगा, 7 से कम जाएंगे तो क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, पित्तरस विटामिन के संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, यकृत द्वारा ही पित्त स्त्रावित होता है और यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रियाओं को तीव्र कर देता है। चौथा पॉइंट है, पित्त का रस पित्ताशय में जमा होता है। ये चारों क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जितने भी हमने क्वेश्चन कराया है किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, मिनिमम 4 बार किसी न किसी मिला के। ये नहीं करें कि सिर्फ बीपीएससी में, एसएससी में, जैसे बीपीएससी में पूछ लिया, यूपीपीसीएस में पूछ लिया, जेपीएससी में पूछ लिया, एसएससी में पूछ लिया, रेलवे में पूछ लिया। इस तरह से किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो पहला क्या है? पित्तरस हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है क्योंकि उसका पीएच मान 7.7 होता है। यह स्त्रावित होता है यकृत में। ठीक है, और ये आंत में उपस्थित एंजाइम को क्या कर देता है? तीव्र कर देता है। यह पित्तरस जो है विटामिन के संश्लेषण में भाग लेता है। और पित्तरस पित्ताशय में, कभी बहुत सारे क्वेश्चन जगह पूछा जाता है पित्तरस कहां जमा होता है? तो पित्ताशय में। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार, और पित्त का पीएच मान भी पूछ दिया जाता है तो 7.7। ठीक है, हो गया।
तो चलते हैं 86 क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? त्वचा, त्वचा से पसीने का उत्सर्जन होता है, त्वचा से पसीने का उत्सर्जन होता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यकृत से मृत आरबीसी एवं यूरिया का निर्माण होता है। चौथा, विकृत से यूरिया का उत्सर्जन होता है। चौथा, मलाशय से यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो बताइए इसमें से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसमें? तो देखिए, त्वचा से पसीने का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ये भी सही है। यकृत से मृत आरबीसी एवं यूरिया का निर्माण होता है, ये भी सही है। विकृत से यूरिया का उत्सर्जन होता है, ये भी सही है। मलाशय से मल का उत्सर्जन होता है, किसका? यूरिया का नहीं, मल का। मलाशय से मल का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यूरिया का उत्सर्जन नहीं होता, मल का उत्सर्जन होता है, ठीक है। समझ में आ गया? 87 नंबर। आपको पता है कि देखिए, यकृत से क्या क्या मृत आरबीसी एवं यूरिया का निर्माण, उधर हेपेरिन हो गया, आपका फाइब्रिनोजोन हो गया, ठीक है, ये सारे निर्माण करते हैं। चलिए 87 हो गया। और पित्त का भी, पित्त भी हो गया, यकृत में निर्माण होता है, साबित होता है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 देखिए, स्पंदन दर हृदय के धड़कनों की दर के बराबर होता है। स्पंदन की दर हृदय के धड़कनों की दर के बराबर होता है। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। बहुत बार पूछा गया है, हृदय किस धड़कन, कहां हृदय आराम कहां करता है, ये पूछा जाता है। हृदय आराम करता है तो आंसर में आता है दो धड़कनों के बीच आराम करता है। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। हृदय 4 कक्षों में या चैम्बर में विभाजित होता है तथा हृदय एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। पूरे जीवन में कितना बार धड़कता है? 4 अरब। लगभग में है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हृदय एक दिन में कितना बार धड़कता है? तो 1 लाख बार। अगर पूरे जीवन में पूछा जाए तो 4 अरब, ठीक है। और 1 मिनट में कितना धड़कता है? तो 72 से 75 मिनट। एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 0.8 सेकेंड। कभी पूछा जाता है कि भ्रूण अवस्था में कितना बार धड़कता है 1 मिनट में? तो वो बताया जाता है 150 बार। अगर पूछा जाता है 1 महीने के बच्चों में कितना बार धड़कता है? तो वो 100 बार धड़कता है। लगभग कितना पॉइंट हो गया? ये लगभग धड़कने से संबंधित लगभग 5 से 6 पॉइंट हो गया, ठीक है। ये एक दिन का हो गया, हमने 1 मिनट में बता दिया 72 से 75। 1 सेकेंड 0.8 सेकेंड में 1 बार हो गया। बच्चों भ्रूण 1 महीने के बच्चों में आपका हो गया 100 बार प्रति मिनट, और भ्रूण अवस्था में प्रति मिनट 150 बार हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है, और हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्षाओं में विभाजित होता है, ठीक है। और स्पंदन दर की हृदय के धड़कनों की दर के बराबर होता है, ठीक है। ये सारे समझ में आ गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त कथन से कौन सा कथन सही? इसमें हमारा हो जाएगा ये तीनों सही है। ये क्या है? तीनों सही है हमारे, ये तीनों आंसर सही है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपस्थित है मस्तिष्क में, रुधिर में, हृदय में और मेरुरज्जु में। बताइए, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपस्थित है मस्तिष्क में, रुधिर में, हृदय में और आपका मेरुरज्जु में। कौन में होगा? बताइए। ये हो जाएगा आपका हृदय में। किसमें हो जाएगा? हृदय में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
निम्न में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह विद्वान होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो गया, कोलेजन हो गया, केरोटीन हो गया और मायोग्लोबिन हो गया। बताइए किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा, ये लोह एफ इसका जो है सिंबल है, विद्वान होता है? बताइए कौन में? ये हो जाएगा हमारा मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीग्लोबिन या ग्लोबिन हीमोग्लोबिन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है? हीम नामक एक रंजक पाया जाता है जिस कारण से रक्त लाल होता है। आप कुछ पॉइंट रक्त से संबंधित हम बताते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, इसको एक बार में कितना डोनेट कर सकते हैं? तो वो है आपका 10%। ठीक है, शरीर के भार का कितना होता है? रक्त 5 से 7% होता है और 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है उसमें। ठीक है, और पुरुष की तुलना में महिलाओं में रक्त 1/2 लीटर कम होता है। सपोज अगर आपके पुरुष में 6 लीटर है तो महिलाओं में रक्त कितना हो जाएगा? आपका 5.5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग। और रक्त को 2 घटकों से मिला है, एक प्लाज्मा, एक रक्त कणिका। ठीक है, रक्त कणिका में प्लाज्मा 55% और रक्त कणिका में 45%। रक्त कणिका बना है 3 से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं आपके। आगे आपका कल क्लास 91 से लेके 110 तक होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिए। जरूर कमेंट कीजिए क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमें पता चलेगा हम क्या पढ़ा रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे वही मैं काम करूंगा। और जहां तक मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया है ये सारे एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाएगा। जितने क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा जितना लेक्चर है, ये आज का 5th लेक्चर होगा, अगर 4 लेक्चर आप पढ़ के जितना टॉपिक हमने कवर किया सिर्फ उसको आप देख लीजिए, अगर एक भी क्वेश्चन ना बने तब बोलिए। ठीक है, कमेंट कीजिए सर आपने जो पढ़ाया है और उसके बाद हमने सेट लगाया तो क्वेश्चन डील ही नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बार जरूर 1 से लेके 4 तक तो जरूर देखिए। इसके बाद इस वीडियो कम से कम मिनिमम 2 बार देखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।